वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले मियां साहब के बारे में बात हो रही थी। मियां साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लाइन ड्रॉप हुई थी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मियां साहब हम आज इत्तफाक से हुआ ज़ाहिर है हुआ ये कि पहले मैं आपके प्रोग्राम में था आज, तो वहां पे हम गुफ्तगू कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ अली अमीन गंडापुर के ऊपर। ठीक है, ठीक है। उनके अल्फाज के ऊपर हमने गुफ्तगू की, अली अमीन की बात को हमने आगे बढ़ाया और जैसे को तैसा नजर आया तो फैसल वाडा आया और फैसल वाडा ने जो क्लास ली है अली अमीन गंडापुर की और पीटीआई वालों की, वो जुमले आपके सामने अगर नहीं है तो मैं बयान कर देता हूं आपको। अधिकारी ने मैंने एक दो सुने उसके ग्लिम्स से। उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर तेरी जुल्फों की कसम, तू इस्लामाबाद आ, तू पंजाब में आ, ढोल ताशे के साथ बारात लेके आ, अगर तुम्हें लिटा के उसके बाद तुम्हें मिस्टर से मिसेज ना बना के और साथ शगन दे के ना भेजा तो मेरा नाम फैसल वाडा नहीं। तो मैं इसलिए जैसे सेनेट के फ्लोर पे जी, फ्लोर पे उन्होंने कह दिया और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि गैरत खाएं, अगर ये शख्स लोगों की बहू बेटियों बहनों के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करना शुरू हो गया है तो हमारी बहू बेटियां भी बर्दाश्त नहीं अपना वो भी इससे महफूज नहीं रहेंगी। और पठानों का बेसिकली ये कल्चर नहीं है, ये पठानों का नाम लेके बात कर रहा है, ये उनको भी एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। और मेरे जराये के मुताबिक यह है कि उसके पास अली अमीन गंडापुर को अब दो ऑप्शंस मिली हैं कि या तो वो माफी मांगे बाकायदा तौर पे, तो या फिर रिजाइन करके घर चला जाए। आपके पास क्या खबरें हैं और आप फैसल वाडा की स्पीच के ऊपर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि सारों का जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना ये पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में, वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है चीजों को एक्सट्रीम की तरफ ले जा रहा है। हाँ हाँ, तो चीजों को इतनी एक्सट्रीम पे किसी तौर पे उन्हें ले जाना चाहिए। जैसे कि हम आज के प्रोग्राम में सुबह डिस्कस कर रहे थे कि जरूरी नहीं है कि आप इसमें कोई आपके जो कंडक्ट हो ओवरऑल बिहेवियर है, हाँ हाँ, तो उसमें आप रिएक्शन भी उसी तरह दें इन द सेम स्ट्रीम जिस तरह का आपके साथ हो रहा है एक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये कोई साइंस का फॉर्मूला तो नहीं है ना, ह्यूमन बिहेवियर में थोड़ा एहतियात डिस्क्रीट होना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से सब लोग अपनी अपनी जगह पे तजावुज जो कर रहे हैं ना, वो नहीं। अगर ठीक है अली अमीन गंडापुर ने हद से ज्यादा अगर तजावुज किया तो फैसल वाडा भी अगर उसी टोन में बोलेंगे तो मेरा ख्याल है कि इससे फिजा जो है ना वो गदला जाएगी यानी। तो मेरा ख्याल है अब थोड़ा सा हमें फायर फाइटिंग की तरफ चलना पड़ेगा सबको। ठीक है, बजाय कि हम ये कहेंगे तुम उधर आके देखो या तुम अटर क्रॉस करो, या वो कहे जी हम यहाँ बारात लेके आएंगे और पठानों को तुम जानते नहीं। ये हर लिहाज से ना मैं समझता हूँ बिल्कुल अनसिविलाइज्ड एटीट्यूड है। और फिर ये है कि पॉलिटिशियन तो ट्रेंड सेटर होते हैं, या लाइक रैपर्स हैं, आपके मोहल्लम होते हैं जिस तरह, हाँ हाँ, तो लोग उनको फॉलो करते हैं। और एक फॉलोइंग ऐसी भी होती है जो बड़ी क्रेडुलस होती है, बड़ी जिसे कहते हैं ना सादा लोग, बिल्कुल जो नाइव भी होते हैं। गो के मैं समझता हूँ अब तो कोई हमारे मुआशरे में क्या दुनिया में कोई बंदा नाइव रह ही नहीं गया, लेकिन फिर भी एक ऐसी लॉट भी होती है जो 10-15% होते हैं कि जो क्रेडुलसली बिलीव करते हैं आपको, सही सही, आप ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। और गर्मजोशी जो है ना वो हमारा कुछ सोशल एक कैरेक्टरिस्टिक बन गया। तो गर्मजोशी में तजावुज कर लेना, जुबान दराजी कर लेना, तो और खास तौर पे जो हेरोइज्म है ना, कि मसलन अगर मैं एक आम सा आदमी हूं तो मैं अगर इशारा क्रॉस कर लूं, मुझे सिपाही पकड़ने आया तो मैं उसे एक थप्पड़ मार दूं, तो ये मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं इस कायनात का बहुत बड़ा आदमी। तो वो एक नफ्सियाती जो हीरोइज्म के अंदर फंस गए हैं ना। और बात कर ये भी है कि हम गरीब आदमी के पास हीरोइज्म के अलावा चॉइस ही कोई नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। चूंकि बेचारा वैसे ही पिसरा होता है, वो कहता है चलो हीरोइज्म इसी थोड़ी देर तो मैं ख्वाबों की दुनिया में। हमारे पॉलिटिशियन ने ख्वाबों की दुनिया में सब लोगों को फैंसी स्टोरीज थोड़ी देर सुना होगा, एसोप्स फेबल्स होते थे कहानियां। हम एसोप्स फेबल से गुजरे हैं, हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन एसोप्स ही हैं। सही, इमरान खान भी एसोप है, वो भी दूसरे भी एसोप है, फलाना भी एसोप है। तो ये बस कोई बड़ा एसोप है कोई छोटा है। उनकी फेबल्स, उनकी स्टोरियां, उनकी फैंसी स्टोरी, सही। और उसी में हम चल रहे हैं। देखो कौम को अब एक्शन मोड में डालें प्लीज। ये अननेसेसरी डिबेट्स, जैसे मैं कहता हूँ आदि में मुतजिला अलशरी डिबेट्स करते थे ना, उनमें कई बड़े अनहेल्थी अनवांटेड डिबेट्स होते थे।
सही। तो वो मैं डिस्कस ही करना चाहता वो रिलीजियसली सेंसिटिव इशू बन जाएगा। हाँ हाँ। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं जी वो डिबेट तो बहरहाल इल्म की एक बहुत बड़ी एक इल्मी फिनोमिनन है, वो बात ये सही है, लेकिन अनहेल्दी डिबेट और नो एक्शन वो तो बहुत ही खतरनाक है ना। बिल्कुल ठीक हम है। इस दलदल से कैसे निकलेंगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये दलदल में पहले तो आप आ जाए ना, निकलने की बात तो सेकंड पोर्शन में या थर्ड पोर्शन में आएगी ना। अब इस दलदल में हम घुसे क्यों हैं, पहले तो ये मुझे बताएं, किसने घुसाया हमें, और अब जबरदस्ती किसी ने इस दलदल में हमें डाल दिया है, या फिर हम अपनी चॉइस के साथ सारे आते हैं, कभी इमरान खान, कभी नवाज शरीफ, कभी आसफ अली जरदारी, कभी फैसल वाडा जैसे लोग, कभी अली अमीन गंडापुर, ये सब दलदल में घुसते चले जा रहे हैं। इस दलदल में हम अपनी ख्वाहिशों के साथ, ख्वाहिशों का मलबा सर पे उठाए हुए दलदल की तरफ अपनी चॉइस के साथ जाते हैं, या फिर हमें धकेल दिया जाता है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं होती? मेरा ख्याल है धकेलने का जो एलिगेशन है ना, एक हमने ब्लैंकेट एलिगेशन बनाया हुआ है कि जी फलां ने हमें मजबूर किया, मतलब मैं 50 बंदों को कत्ल कर दूंगा जी, मेरे पीछे इंडिया था, ये याद है, तो ये कमाल की बात है। अब तालिबान ने 1 लाख या 70,000 लोग मार दिए, मासूम निहत्ते, और उन्होंने कहा जी हमें मजबूर किया, हमें इंडिया ने साजिश में उलझा दिया। इतना मासूम तो कोई भी नहीं होता कि मैं साजिश के तहत बंदा कत्ल कर रहा हूँ। बिल्कुल तो मेरा ना आपके अंदर भी एक स्टॉप लगा होता है, एक सेफ्टी वाल्व कुदरत ने, अगर आपने बहुत भी तालीम याफ्ता नहीं है फिर भी होता है। हाँ बिल्कुल। आपके अंदर के खिलाफ भी एक सेफ्टी वाल्व है, आपके अंदर किसी का राइट यूजर्व करने के खिलाफ भी सेफ्टी वाल्व है। ये कुदरत ने आपके अंदर वदियत की है ये चीजें। हाँ बिल्कुल। हमने उनको उन हदूद को क्रॉस कर लिया हुआ है, मिन हैसल सोसाइटी या मिन हैसल पॉलिटी। तो वो मेरे ख्याल है कि ऐसा, इसलिए वो एक सिचुएशन ऐसी बन गई है कि ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया। अब पॉलिटिशियन आता है तो उसी ब्रीडिंग ग्राउंड को एक्सप्लॉइट करता है, आपके उन ट्रेंड्स को खेलता है, वो तो आपके उन ट्रेंड्स को एक्सप्लॉइट करता है, तो आप उसका आलाकार बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर वो एक रिपल इफेक्ट के तौर पे ना एक एक्शन रिएक्शन रीप्ले चल जाता है। तो हम उससे बाहर ही नहीं आ रहे, फिर अब बाहर ही नहीं आ रहे। सही। अब कोई मैग्नेटिक फोर्स के साथ तो नहीं इसको आप निकालेंगे ना। तो ये तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी जिसके लिए एक सब्र आजमा काम करना पड़ेगा और लीडर्स को लीड करना पड़ेगा। और लीडर से मुराद हुई नहीं कोई इमरान खान या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, सेक्टर लीडर्स भी होते हैं। बिल्कुल ऐसा। मैं अखबार में काम करता हूँ, मेरे अखबार में भी मेरे तो सीनियर्स होंगे, मेरे लीडर्स होंगे। आप टीवी चैनल में बैठे हैं, आपके लीडर्स भी होंगे, आप खुद भी एक लीडर है, ओपिनियन लीडर है। बिल्कुल ठीक। तो जो भी बंदा थोड़ा बहुत सूझबूझ रखता है वो एक ओपिनियन लीडर भी है और पब्लिक सर्वेंट भी है। मैं समझना सिर्फ सिविल सर्वेंट नहीं था, पब्लिक सर्वेंट। ठीक। ये हमारी सबकी ड्यूटी है। बाहर के मुआशरों में आप देख लें कि गवर्नमेंट्स बाद का बड़ी कमजोर होती हैं, करिज्मेटिक लीडर कोई नहीं होता इमरान खान की तरह ऊपर बहुत पॉपुलर बड़ा हीरो, और जिसको पागलों की तरह लोग चूम रहे होते हैं बुत बना के। वहां काम हो रहे होते हैं, मल्टी सेक्टर लीडर्स काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट आती है जाती है, मुआशरे ग्रो कर रहे हैं। हाँ बेसिकली शख्सियत प्रस्ती नहीं है ना वहां पे। हाँ बस ये वो आ जाते हैं, कुछ बहुत अच्छे आ जाते हैं, कुछ ट्रंप आ जाते हैं, कुछ बाइडन आ जाते हैं, कुछ बिल्कुल ही ऐसे अननोन होते हैं जो करिज्मेटिक होते ही नहीं सिरे से। ठीक है। और देखिए करिज्मेटिक लीडर्स जो मार्शल जोसेफ टीटो बहुत बड़ा करिज्मेटिक लीडर था। और जो यूगोस्लाविया का हशर हुआ, बाल्कनाइजेशन हुई, दुनिया ने देखा। बात कर करिज्मेटिक लीडर और पॉपुलर लीडर भी डिलीवर नहीं कर पाते। उनमें करिश्मा तो होता है लेकिन वो अहलियत नहीं होती चीजों को फोर्स करने की, इनसाइट नहीं होती चीजों में। वो उसी से जो मसाइल पैदा होते हैं। हमें ये भी नहीं चाहिए ना, हमने कोई हीरोवर्शिप करके क्या कर लेना है। अच्छा सर, तो हो नहीं रहा। अच्छा सर, जिस तरह आप देखें ना, ये किसी भी मुल्क का शख्सियत को अलहदा से छोड़ दें, आप शख्सियात का हम थोड़ा सा एक साइड पे करें। अब जब भी किसी सोसाइटी को परवान चढ़ाना होता है, जब भी हम किसी मुल्क को आगे लेके बढ़ना होता है, उसके लिए कुछ दायरा कार बनाया जाता है। जिस तरह से हमारे सामने मिसाल है दीन इस्लाम की, कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, उसके बाद कुछ उन्होंने लाइनें खींची कि ये हलाल है, ये हराम है, इसके साथ आपका निकाह हो सकता है, इसके साथ आपका निकाह नहीं हो सकता, ये रिश्ते आपके महरम होंगे, ये नामहरम होंगे। अच्छा, जो इस दायरा कार में इस्लाम के आके इसके ऊपर अमल पैरा हो जाता है, वो दीन इस्लाम का पैरोकार समझा जाता है, वो मुसलमान समझा जाता है। और इसी तरह कोई सोसाइटी या कोई मुआशरा जब आपने परवान चढ़ाना होता है या आप कोई मुल्क बनाते हैं, तो उसके भी कोई आइन, कोई कानून, कोई नजरियात होते हैं।
तो आप उन नजरियात को अगर लेके नहीं चलेंगे तो फिर चाहे कोई क्रिज्मेटिक लीडर आ जाए, चाहे कोई नथु आ जाए, चाहे कोई फत्तू आ जाए, फिर एक ही बात है। नहीं, हर आइडियोलॉजी के आउटलाइंस होते हैं, ब्रॉडर आउटलाइंस भी होते हैं, लेकिन वाकईतन अगर कोई मैनिफेस्टो भी यही चीज है ना, जब पॉलिटिकल पार्टीज अपना मैनिफेस्टो पेश करते हैं सही, तो यही होता है कि जी हमारी सोच ये है कि मुल्क को इन लाइंस पर चलाना है हमने, और हमारा वादा है कि हम ये करेंगे। सही। अब हमारे यहाँ देखे ना, एक ही वक्त में कई किस्म के झमेलों में हम पड़े हुए हैं। हम कहते हैं जी कारकर्दगी, लोग कहते हैं जी आ जाए केपीके में, तो पीटीआई की कारकर्दगी नहीं है। वहाँ डेलीगेशन आया जर्नलिस्ट का, तो बहुत सारे प्रो पीटीआई भी थे। बिल्कुल। उन्होंने सवाल किया कि जनाब सुनाए प्रोग्रेस कैसी रही वहाँ। उन्होंने कहा जी कई सालों से सालाना तरक्याती प्रोग्राम लैप्स होता रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। वो प्रायोरिटी सेट ही नहीं कर पा रहे। तो उसकी निस्बत अगर किसी सूबे में या किसी इलाके में कोई काम कर रहा है बंदा, तो देखना तो चाहिए कि उसका ऑटोमेटिक एक्सपेक्टेशन यह है कि वो उसको सराहेंगे लोग। लेकिन मुझे केपीके से एक बड़े सीनियर बंदे आए, एडिशनल आईजी पुलिस ने, उनके बेटे मेरे साथ एनालिस्ट पे, वो कहेंगे मैंने जिसका इंटरव्यू किया, मैंने कहा जी कोई कारकर्दगी, उन्होंने कहा जी कोई कारकर्दगी नहीं, उन्होंने कहा जी वोट, उन्होंने कहा जी वोट इमरान का। तो हमारे यहाँ ये भी चल रहा है ना, हमारे अभी जो ट्रेंड्स है ना, वो अभी करिश्मा को रिस्पॉन्स के ज्यादा अभी चल रहे हैं। तो अब ये है कि लोग ये नहीं सोचते कि हमने इस चीज में अब जाके हमने प्रायोरिटाइज कैसे करना है, किसको स्ट्रेंथन करना है, किसको एम्पावर करना है, जिसके नतीजे में हमारी भी जान खलासी हो। सही। अगर आपने कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे, आप पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें, ये तो एक अपनी एक हो गई। अच्छा, एक अल्लाह ताला के नजदीक जो अल्लाह का और बंदे का मसला है, लेकिन हम बाज़ औक़ात दुआ करते हैं कि अल्लाह से हमेशा मांगते हैं कि हमें कोई अख्तियार दे, हमें अच्छी लाइफ दे, हम बाइख्तियार हों, मखलूक खुदा की खिदमत करें। अब मैं समझता हूं कि जी इमरान खान को भी मौका मिला, नवाज शरीफ को भी मौका मिला। हमने देखा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने अपना एक किरदार अदा किया पाकिस्तान की सियासत में। अली अमीन गंडापुर जैसे लोग जिस तरह की वो गुफ्तगू फरमाते हैं, बेशुतर बेमुहार, ऐसे लोगों का देखें ना, आप सहाफत में हैं, मैं सहाफत में हूं, तो हमारे अंदर कुछ आइडियलिज्म तो होगा ना, हम कुछ सोच समझ के काम कर रहे होंगे ना कि हम सहाफत में क्यों हैं, इसकी कोई वजह हमें मालूम होनी चाहिए कि हम सहाफत में क्यों हैं। अगर हैं तो हम किस हद तक कामयाब हैं, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हम किसको आइडियल बनाना है। तो मुझे बताएं कि अली अमीन गंडापुर जैसी जो गुफ्तगू है वो तो कोई आइडियलिज्म नहीं है, वो बेशुतर बेमहार है। इन्होंने क्या सियासत सीखी, कौन सी सियासत है, इनका आइडियल कौन है, इनका हीरो कौन है? उनका हीरो उनको अपने जोम है ना, वो एक जोम में मुब्तला है कि लोग हमारे साथ हैं, कुछ करें या ना करें, कारकर्दगी कोई इशू नहीं है। जोश खिताबत जो है, जुनून है। और देखे ना कि अगर हम हजरत उल्लामा इकबाल के जुनून और खिरद का जो मुवाजना है, अगर उसमें पड़ जाएंगे तो वो तो हम उस लेवल पे हमारी सोच तो डेवलप ही नहीं हुई। सही। और देखे ना जहाद का जो हमारे यहाँ जज्बा था, वो भी देख लेना। वो हजरत इकबाल का जो जहाद का फलसफा है वो कोई और है कि मेरी आरज़ू खुदाया यही है कि इन जवानों को जिनको नवाने जमी बख्शी है तूने, उन्हें बाजुए हैदर अता कर। बाजुए हैदर अता कर। तो बाजुए हैदर का ये मतलब तो नहीं है कि मस्जिद में बैठे नमाजी हैं तो उनके आंखों पर बम मार दूं मैं, तो ये बाजुए हैदर हो गया और मैंने साथ ही फतह का जश्न मनाया। तो एक जगह पे इकबाल ये भी तो कहते हैं ना कि जुदा हो जी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, रह जाती है चंगेजी। ये भी तो फरमाते हैं। मैं वही कहता हूँ कि हम एक वक्त में कई किस्म की आइडियोलॉजीज में उलझे हुए हैं, लेकिन अगर उलझाओ भी है ना तो उलझाओ का सुलझाओ तहजीब के साथ होना चाहिए। बदतमीजी, गाली गलोच, ये जेल ब्रेक, किसी को धमकियां देना, गैर पार्लिमानी जुबान बोलना, ये किसी तौर भी देखिए आपके मोहल्ले में दो बंदे गुफ्तगू कर रहे हो ना, अगर बड़े लाउड बोल रहे हो और उसमें गाली का भी आंसर हो तो आप लिटिल फील करते हैं, आप आप समझे हमें कुछ धमका रहा है, थ्रेट कर रहा है। दुरुस्त है। और पीस को भी थ्रेट कर रहा है, यानी सोशल पीस जो है ब्रीच हो जाता है। यू आर एब्सोल्युटली। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे 12 करोड़ लोग भी हों तो फिर भी उनको राइट तो नहीं मिल जाता ना कि वो जिसको मर्जी पकड़ी जिसकी उछाल दें।
तो इसीलिए सर, इसीलिए तो चोर भी है, नहीं, इसीलिए तो चोर के हाथ कटवा के निजाम इंसाफ भी तो मौजूद है सर, इसीलिए तो आइन, गाली का तो हाथ फिर भी नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए तो आइन और नजरियात जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, लाए अमल कंट्रोल करता है। कातिल को गाली तो नहीं दे सकते, कातिल को फांसी दे सकते हैं, बिल्कुल, कातिल को गाली नहीं दे सकते। अच्छा, फिर ये भी है, देखें, दीन इस्लाम ने तो कैदी के भी हकूक जो है बयान कर दिए, और औरतों के हकूक अलग से बयान कर दिए, जेल मैनुअल में भी है बिल्कुल। और अगर मुजरम के हकूक हो सकते हैं तो फिर इनोसेंट के हकूक क्यों नहीं हो सकते, जो कि इस वक्त पिस रहा है? नहीं, इनोसेंट को तो वो समझते हैं कि हमारा हर मुखालिफ जो है वो इनोसेंट नहीं है। हाँ 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 हाँ, ये तकरीबन वही तालिबान की फिलॉसफी है। मुझे आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद में जो वाकयात हुए ना जी, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि हमने स्टडी किया और उनमें से जो एक दो लोग बच गए जिनका हमने इंटरोगेशन की, और हमने कहा यार हम मासूम बच्चों को मारते रहे, कहा वो बच्चे हैं ही नहीं, हमारी आइडियोलॉजी के मुताबिक वो एक थोड़ी सी बात थोड़ी आ जाएगी, जरा और तरफ तजावुज हो जाएगी। मैं कहना नहीं चाह रहा, जी जी, कहें, जरूर कहें प्लेटफॉर्म पे। जी जी, नहीं, वो उनको बलोगत के हवाले से कोई बात साबित कर रहे थे कि ये 10-12 साल का बच्चा भी बालग हो जाता है। अच्छा, ठीक यानी है, कि वो जिस्म के बालों के हवाले से बात अच्छा करते हैं अच्छा ना। अच्छा अच्छा, जिस्मानी पार्लियामेंट यानी सेक्सुअल जो एक्टिविटी है उसके बारे में तकरीबन वो बात है, तो वो बात को इनडायरेक्टली कर लिया जाए तो बेहतर है। हाँ, ठीक है। उन्होंने कहा जी वो बच्चे तो है ही नहीं, हमने इसलिए उनको मारा। तो उन्होंने कहा जी कि वो मासूम हत्या तो थे ना। हाँ, ठीक, तो अगर बच्चे भी नहीं थे तो मासूम और हत्या तो थे ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और वैसे भी देखो ना, दीन इस्लाम में या सिविलाइज्ड मुआशरों में अगर मेरा कोई दुश्मन है तो मैं ललकार के आऊंगा, ऐसा ही है भाई ये तो नहीं करूंगा कि जी मैं ठीक है जनाब, मैं वो बंदा लेटा हुआ मैं जाके गोली मार दूं उसे। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो कोई ना तो बहादुरी में आता है, ना इस्लाम में आता है, बिल्कुल बिल्कुल, ना तहजीब में आता है, ये किसी भी खाते में नहीं आता। और यही चीज तकरीबन यहाँ पे भी जो उनके कुछ फॉलोअर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनमें भी ये चीज नजर आती है। ठीक, बशमूल अली मीम गुंडापुर वगैरह मिजाज के लिहाज से। ठीक है। अब बाकी वो ठीक है, मैं उनकी जाती मुखालफत तो मेरी कोई भी नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अब आप आ जाएं थोड़ा सा कि ये जो असेंबली में कोई पैकेज आ रहा है जो अपना जिसमें कवानीन बनने जा रहे हैं, तरमीम होने जा रही है, आपके पास क्या खबरें हैं? क्या हुकूमत इसमें कामयाब होने जा रही है? हाँ जी, मेरा ख्याल है इसमें ऐसा होमवर्क या ऐसा स्पेड वर्क हुआ है कि हुकूमत कामयाब हो जाएगी। देखे ना, ये तो कुछ ऐसी चीजें हमारे यहाँ ऐसे अंडर करंट्स तो चलते रहते हैं। हाँ, कि जो फैसले तकरीबन किसी एक मुकाम पे हो जाते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए नंबर गेम भी पूरी हो जाती है। बिल्कुल, मौलाना साहब भी वापस आ जाते हैं। हाँ, कुछ और एक दो रूठे हुए लोग आ जाते हैं, कुछ एक दो और आजाद जो है उनकी मतलब उनकी भी मैनेजमेंट हो जाएगी। तो मैनेजमेंट हुई है मेरी इत्तला के मुताबिक। ठीक, तो इसलिए ये प्रपोजल बाद में आती है, मैनेजमेंट पहले होती है। अच्छा, उन तरामीम का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात? तो एक तो कहते हैं ना कि शायद अभी तो चूंकि पूरा मेरे पास ड्राफ्ट तो सामने नहीं है, कि शायद एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के शायद बारे में है, लेकिन मैं हर जज हजरात जो है उनके पास तो फिर भी एक इख्तियार है ना जी, इन्फोर्समेंट का इख्तियार तो फिर भी रहता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, भले जज साहिबान कह देते हैं कि जी एग्जेक्टिव ने इन्फोर्स करना है, लेकिन ये भी नहीं है कि जज का एक हुक्म हो तो वो इम्प्लीमेंट ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं। तो क्या आपके ये इल्म में है कि जजेस की जो रिटायरमेंट की एज बढ़ाने का फैसला किया गया है? वो मेरा ख्याल है वो लोग को गौर किया जा रहा है, लेकिन वो दुनिया में है, उसकी नतीजे मौजूद है। अच्छा, भारत में भी शायद है, कुछ और ममालिक में है कि जिसमें जजेस की एज कई जगहों में 68 है, अमेरिका में फॉर लाइफ है। अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो 90 साल की उम्र में जज है, और पाकिस्तान मर भी जाए, और पाकिस्तान आपने इवन डाई इन स्टेट, यानी कि पाकिस्तान में जॉब पे मरे। पाकिस्तान में इस वक्त क्या है? पाकिस्तान में 62 है गालिबन, 62 है, तो गालिबन पता ये चला है कि ये 68 करने जा रहे हैं। कुछ इस तरह की एक तजवीज हो, तो मेरा ख्याल सिविल सर्वेंट्स के लिए भी कुछ बनती रही है पहले। लेकिन फिर उसमें कुछ दो तरह के आरा सामने आ रही थी कि जी जो फ्रेश रिक्रूट्स हैं सिविल सर्वेंट्स, उनका हकूक मारे जाएंगे, क्योंकि लोगों को फिर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आ गई कि जी ये 60 सुपर एनुएशन के बाद, रिटायरमेंट के बाद लोगों को री एम्प्लॉय ना किया जाए। सही, लेकिन हुकूमतें बाद का ये भी कह देती हैं कि ये लोग बड़े कारआमद है, तो हमें चाहिए, तो इनकी बड़ी एक्सपर्टीज की हमें जरूरत है। ठीक है, तो वो एक्सपर्टीज तो हर जगह बिकती है, अमेरिका में बिकती है, यूके में बिकती है, चाइना में बिकती है, सही, पाकिस्तान में बिकती है। हमारे यहाँ जो कोई चीजें जरा इस एंगल से थोड़े जाविये से देखी जाती हैं,
उसमें खराबियां भी आ जाती हैं, देखने में भी खराबी है, परसेप्शन भी खराब है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी जी। ये परसेप्शन अपनी जगह पे, लेकिन अब आप देखें ना, पाकिस्तान तो बहुत सारे मसाइल का शिकार है ना, सिर्फ इसी कानून की वजह से पाकिस्तान तो नहीं ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इस वक्त जो पाकिस्तान जिस कंडीशन में है, जिस भंवर में है, अब इस भंवर में से निकलने का रास्ता उस वक्त ही है ना कि जब ये लड़ाई खत्म होगी। और आपने इसका हल पहले बता दिया कि पत्थर मारने ये जो रिवाज है कि जो ईंट मारे उसको पत्थर मारो, जो पत्थर मारे उसको ईंट मारो, तो इससे हमें निकलना होगा। तो ये कैसे निकला जा सकता है, ये आखिरी सवाल है, इसका जवाब दे दें। मैं देखो ना, सबसे बड़ा पार्टनर होता है ना किसी भी एक सिस्टम के अंदर, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो बड़े का रोल ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो सब्र आजमा होता है ज्यादा। सही, ठीक है। तो सब्र आजमा, जैसे रियासत है का सबसे बड़ा जो टूल है, व्हीकल है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है ना जी। हाँ, गवर्नमेंट को भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रेस्ट्रेंट, और हाँ कोशिश अपनी जारी रखनी चाहिए। बीच में मीडिएशन हो, लोगों पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपस में बैठे। वो इस वक्त रिजिडिटी पाई जा रही है एक बड़ी जमात की तरफ से, और जिनके पानी इस वक्त जेल में है। तो वो रिजिडिटी भी अगर आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ते जाएं, प्रोसेस को चलाएं, तो पॉसिबल है भी। लेकिन अगर जिस तरह के खान साहब कहते हैं कि मैंने सवाए एस्टेब्लिशमेंट के बाद ही नहीं करनी, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट चूंकि इस वक्त हुकूमत वक्त के तो थोड़ी करीब है ना जी, तो एस्टेब्लिशमेंट भी इसमें अपना रोल प्ले कर सकती है कि चले जी हम भी बैठ जाते हैं। SIFC में भी तो बैठे हुए हैं ना, ठीक तो है। गवर्नमेंट भी बैठती है, आप भी बैठे, एक दूसरे पे नो फिंगर पॉइंटिंग, एक दूसरे पे कोई ये नहीं उठानी, बदतमीजी नहीं करनी, तो किसी नतीजे पे पहुंच जाए, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। तो मेरा सेंसिबिलिटी प्रिवेल करे तो चीजें बेहतर हो सकती है। सेंसिबिलिटी आनी चाहिए। अब 77 यानी आपका कहना ये है कि मज़ाकरात की टेबल पे आए बगैर बिल्कुल नहीं, और कोई रास्ता नहीं। देखो कम्युनिकेशन जितनी भी मिसगिविंग्स होती है, एक दूसरे के बारे में राय जनी गलत होती है, नेगेटिव राय, वो कम्युनिकेशन से ही दूर होती है। उसका बेहतरीन हल यही होता है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मियां सैफुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, गुफ्तगू जो है आपने सुनी, मियां साहब की भी सुनी, और हमने काफी लंबी गुफ्तगू उनसे की है। और यहां तक कि मैं समझता हूं कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि बर्दाश्त का मादा अगर होगा, अगर हमने मुल्क को लेके आगे बढ़ना है, तो इसके लिए सबसे जरूरी जो एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे बड़ा टूल जो है वो मज़ाकरात है। और मज़ाकरात किस तरह किए जाएंगे, उनका एक लेआउट बनेगा, उनके लिए एक मंशूर बनेगा, उनके लिए कम से कम जो एजेंडा है उस पर कम से कम चीजों पे भी इत्तफाक किया जा सकता है। जिस तरह पाकिस्तान का फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके ऊपर इत्तफाक के राय किया जा सकता है। जिस तरह पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम है इसको ठीक करने के ऊपर एक हमवार किया जा सकता है राय आमा। और इसके अलावा पाकिस्तान की आइन साज असम्बली जो है उसमें कितने लोग होने हैं उसके ऊपर इत्तफाक किया जा सकता है। किस तरह से हमने कवानीन को लेके आगे चलना है और आइंदा के लिए एहतसाब किस तरह होना है, मिनिमम एजेंडे पे बात हो सकती है। और जो है कौम बनाओ मुल्क बचाओ के एजेंडे पे बात हो सकती है। मिनिमम एजेंडे के ऊपर इत्तेहाद अगर कायम हो जाए, इत्तफाक अगर कायम हो जाए, अपने अपने नजरिए के ऊपर रहते हुए, अपने अपने सियासी मंशूर पे रहते हुए तमाम जमातें जो हैं वो रियासत पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करें, तो फिर ये मुल्क आगे बढ़ेगा। आज तक के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी को और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।